तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफी डिफरेंट तरह की जापानीज हॉरर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है वेम्पायर क्ले। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। इसका पार्ट 2 भी है, तो अगर आपको पार्ट 1 पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पार्ट 2 को जल्दी लेकर आऊंगा। कम से कम इस वीडियो को 3 से 4 हजार लाइक्स कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हम जिस मूवी की कहानी को देखने वाले हैं उसके अंदर काफी सारे भयानक सीन्स हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो चलिए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक स्कल्पटिंग आर्ट टीचर मिस आइना को देख पाते हैं, जिनका आइना एकेडमी नाम से एक स्कल्पटिंग क्लासेस भी था, जहां पर वो बच्चों को स्कल्पटिंग करना सिखाया करती थी। और उस वक्त हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से अर्थक्वेक आने की वजह से आइना के क्लासेस में कई चीजें और स्कल्पचर्स खराब हो गए थे, टूट गए थे, जिस वजह से आइना उस जगह को सेफ नहीं समझती है और वहां से अपनी क्लासेस बंद करके शहर के बाहर वाले हिस्से में शिफ्ट कर लेती है। अब जिस जगह पर आइना ने इन क्लासेस को खोला था वो खुद भी मित्सुगा नाम के एक स्कल्पटिंग आर्टिस्ट का घर था। शिफ्टिंग के कुछ ही देर के बाद आइना वहां के आसपास साफ सफाई करना शुरू करती है, जिसमें फावड़े की मदद से पौधों को हटाते वक्त उसे एक जगह हल्का सा गड्ढा करने पर एक क्ले सॉइल से भरी हुई बैग मिलती है। आइना को ये बात काफी ज्यादा अजीब नहीं लगती क्योंकि ये घर एक स्कल्पटिंग आर्टिस्ट का ही था, तो हो सकता है कि शायद उसने ही उस क्ले को रख दिया होगा। खैर आइना उस क्ले को रख लेती है और कुछ ही देर के बाद में उसके स्टूडेंट्स वहां पर आने लगते हैं। अब आइना के 5 स्टूडेंट होते हैं, जिनके नाम केंजी, रिको, काओरी और उसकी फ्रेंड आइको, जिसके साथ यूका नाम की एक न्यू स्टूडेंट भी वहां पर ज्वाइन हुई थी। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि सभी को टोक्यो आर्ट एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है ताकि उन्हें वहां पर एडमिशन मिल सके। अब आइना सभी स्टूडेंट्स को उनका आज का टास्क देती है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने क्लेस को लेकर स्कल्पचर बनाने लगते हैं। लेकिन रिको ने पहले ही यूका को काओरी का क्ले दे दिया था और इस वजह से काओरी को वो क्ले यूज करना पड़ता है, जो कि कुछ ही समय पहले आइना को बाहर गड्ढे में मिला था। अब आगे काओरी उससे स्कल्पचर बनाने लगती है, जिस दौरान हम गौर करते हैं कि वो क्ले जिससे काओरी स्कल्पचर बना रही थी वो अपने आप थोड़ी सी हिल रही होती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सांस ले रही हो, और ये चीज काओरी नहीं देख पाती। खैर कुछ ही देर के बाद में सभी स्कल्पचर्स को बना लेते हैं, जिसके बाद आइना उनके स्कल्पचर को रैंक करती है कि किसका स्कल्पचर कितना अच्छा है या फिर कितना खराब है, जिसके अंदर रिको को फर्स्ट रैंक मिलता है और काओरी को सेकंड रैंक, जिसके बारे में आइना ये कहती है कि रिको और काओरी दोनों के ही स्कल्पचर्स को लगभग सेम ही मार्क्स मिले हैं, इसलिए उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इतना कहकर आइना रिको को अपने क्रिएटिव आइडियाज पर वर्क करने के लिए कहती है और उसी वक्त हम रिको के चेहरे पर काओरी को लेकर जेलसी को साफ साफ देख पा रहे थे, क्योंकि काओरी को भी रिको जितने ही लगभग मार्क्स आए और जेलसी रिको भी समझ पाती है। खैर कुछ ही देर के बाद में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए थे और रात में हम देखते हैं कि काओरी का स्कल्पचर अपने आप हिल रहा होता है और उसके टेंटिकल साइड में रखे हुए ब्लेड को अपने अंदर ले लेते हैं। अब अगली सुबह काओरी जब अपने स्कल्पचर पर कुछ चेंजेस कर रही थी तब उसके उंगलियों में वो ब्लेड लग जाते हैं, जिससे कि उसके उंगलियों से हल्का सा खून बहता है। लेकिन शॉकिंग चीज ये होती है कि जैसे ही वो खून उस क्ले पर पड़ता है वो क्ले उस ब्लड को सोख लेता है। अब इसी दौरान हम उस घर के बाहर एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि कुछ खोजते हुए आया था, लेकिन जैसे ही उसे वहां पर गड्ढा दिखाई देता है वो नोटिस करता है कि वो गड्ढा तो खाली है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है और वहां से डर कर भाग जाता है। यानी कि उसके अंदर जो क्ले छुपाई गई थी वो बहुत ही भयानक थी, विच प्रूव्स कि इस आदमी को उस क्ले के बारे में पता है और वो कोई नॉर्मल क्ले बिल्कुल नहीं है। अब आगे सभी स्टूडेंट्स को स्कल्पचर से अपना फेस बनाने का टास्क दिया जाता है, जिसमें काओरी बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाती है और आइना सभी से कहती है कि काओरी को छोड़कर तुम सबका टोक्यो आर्ट एकेडमी में एडमिशन होना मुश्किल है, जिससे कि रिको काओरी से और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। अब उस रात हम काओरी की स्कल्पचर को फिर से मूव होता देखते हैं, जहां पर इस बार वो वहां के पेट माउस को खा जाता है, जिससे कि होता यह है कि स्कल्पचर का मुंह ही खराब हो जाता है। अब अगले दिन काओरी जब वापस आकर अपने स्कल्पचर को देखती है तब उसका मुंह खराब था, जिससे कि काओरी को यह लगता है कि जेलसी में आकर रिको ने ऐसा कर दिया होगा। दूसरी तरफ हम आइना को देखते हैं, जिसे अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखकर उनके एडमिशन के लिए टेंशन हो रही थी एंड ऑब्वियस सी बात है इससे उसकी रेप्यूटेशन पर फर्क पड़ता। और उसी दौरान हमको पता चलता है कि आइना ने शहर के बाहर एकेडमी इसलिए खोली है क्योंकि जिस सर के साथ वो पिछली एकेडमी में काम कर रही थी वो सर और आइना दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तब भी आइना ने एक दिन उसे एक स्टूडेंट के साथ किस करते हुए देख लिया था और बाद में उसको ये पता चला कि वो सिर्फ उस स्टूडेंट के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। खैर उस रात सभी के जाने के बाद रिको कुछ ही देर के लिए अकेले अपने स्कल्पचर पर काम कर रही थी, जिस दौरान वो एक बार काओरी के स्कल्पचर को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर टेबल पर एक
कील लगी होती है, जिससे कि गलती से टच करने से रिको की भी उंगली से हल्का सा खून बहने लगता है और तभी स्कल्पचर का कान टूटकर गिर पड़ता है, जिस वजह से रिको उस खून वाले हाथ से ही उस कान को वापस लगा देती है और वो खून क्ले में लग गया था, जिसे क्ले अगले ही पल रिको के सामने ही सोख लेता है और ये देखकर रिको घबरा जाती है। तभी वो क्ले रिको के हाथ को खाने लगता है और रिको उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। अब एक पॉइंट पर उसके दोनों हाथ क्ले से चिपक जाते हैं और क्ले से एक क्ले वाला चूहा बाहर आकर रिको के अंदर चला जाता है। रिको फिर किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लेती है और 911 पर कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो फोन के डिस्प्ले को प्रेस करती है उसकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और उसका हाथ भी ढीला पड़ने लगता है, जैसे कि वो खुद अब क्ले की बन गई हो। अब आगे वो क्ले फिर से रिको के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो क्ले से अपने हाथों को छुड़ाने के लिए टेबल पर अपने हाथ को मारती है ताकि क्ले उसके हाथों से निकल जाए, लेकिन होता इसका उल्टा है। उल्टा रिको का हाथ वहां कट जाता है, जैसे कि उसका हाथ किसी सॉफ्ट क्ले से बन गया होगा और झटके लगने की वजह से टूट गया हो, जिसके बाद वो क्ले पूरी तरह से रिको को निगल लेता है। अब अगले दिन काओरी देखती है कि उसके स्कल्पचर की बहुत बुरी हालत है और उसे फिर से रिको पर शक जाता है, लेकिन तभी वो स्कल्पचर को फिर से ठीक करने लगती है और हम ये नोटिस कर पाते हैं कि स्कल्पचर के अंदर कोई और नहीं बल्कि रिको ही थी। और ये सीन सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि जैसे जैसे काओरी क्ले को नोच रही थी, तोड़ रही थी, क्ले के अंदर जो रिको थी उसका चेहरा भी वैसे वैसे होता जा रहा था, जिससे कि उसके चेहरे के ऊपर की चमड़ी हट जाती है और उसके चेहरे के टुकड़े हो जाते हैं, जो कि देखने में काफी भयानक था क्योंकि उसी दौरान रिको बार बार काओरी को रुकने के लिए भी कह रही थी, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस क्ले ने उसकी सोल को ही कंज्यूम कर लिया हो, जिसको बाहर से एक काओरी नोच रही थी, वो भी बिना जाने और वो भी अनजाने में। हालांकि रात में हम देखते हैं कि रिको अब उस क्ले से बाहर आ चुकी है, लेकिन अब वो पहले वाली रिको नहीं थी। अगले ही दिन रिको यूका के पास जाती है और उसके हाथों को चाकू से काटकर वहां से खून पीने लगती है, जिस दौरान यूका रिको के बालों को पकड़ लेती है और उसके हाथ में रिको के बाल और आंखें दोनों आ जाती हैं, जिसके बाद वो क्ले यूका के शरीर के अंदर भी जाने लगता है और फिर अगले सीन में हम यूका के क्ले फॉर्म को देखते हैं। मेरे हिसाब से ये क्ले जिसका खून पी लेता है वो उसी की तरह अपना हुलिया बना सकता था और साथ ही साथ वो सभी की बॉडी को भी अपने अंदर समा सकता है। आपको याद होगा कि शुरुआत में उसके अंदर एक चूहा चला गया था, जिसके बाद जब रिको वहां पर आई थी तो उसने उस चूहे के फॉर्म को लेकर सीधा वो रिको के अंदर चला गया, जिस तरह से उसने रिको को पजेस किया या फिर उसको क्ले जैसा बना दिया और खुद के लिए कंज्यूम कर लिया था। अब आगे यूका केंजी के ऊपर हमला करती है और चाकू से उसके मुंह को काट देती है, जैसे कि कुचिसा के ओना का मुंह होता है, जिसके बाद वो उसका भी खून पीने लगती है और फिर केंजी भी उस क्ले का शिकार हो गया था। जिसके बाद में केंजी आइको पर हमला कर देता है और उसी दौरान काइरी और आइना वहां पर आ जाते हैं। केंजी फिर उन पर भी हमला करने लगता है और उसी दौरान केंजी के ऊपर वो एक गेट को गिरा देते हैं, जिससे कि केंजी लिटरली फूट जाता है, जैसे कि क्ले से बने हुए मॉडल फट जाते हैं। हालांकि तभी उस क्ले से एक डरावना सा स्कल्पचर बाहर आकर उन पर हमला करने वाला था कि तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में उस गड्ढे के उधर से डर कर भागते हुए देखा था। वो आदमी एक बड़ा सा फायर टॉर्च लेकर आया था, जिससे कि वो क्ले को जलाने लगता है और फाइनली वो क्ले मॉन्स्टर कड़क यानी कि सॉलिड हो जाता है, जिसके बाद वो उसे लात मारकर तोड़ देता है और ये काफी लॉजिकल सॉल्यूशन भी था। आगे वो आदमी इन सभी चीजों के पीछे की कहानी बताने लगता है, जो कि इस घर के ओनर और आर्टिस्ट मित्सुका से जुड़ी थी। मित्सुका एक स्कल्पचर होता है जिसके स्कल्पचर्स इतने क्रिएटिव नहीं थे और इसी वजह से वो उनसे पैसे नहीं कमा पा रहा था। साथ ही साथ वो उस वक्त इंडस्ट्रियल वेस्ट फैक्ट्री में वर्कर की तरह भी काम कर रहा होता है। अब एक दिन होता यह है कि मित्सुका से उसका क्लासमेट फुशिमी मिलने आता है, जो कि अब काफी बड़े रेस्टोरेंट का ओनर था। वो मित्सुका के स्कल्पचर्स को देखकर कहता है कि ये तो काफी बढ़िया है और मैं इन्हें अपने रेस्टोरेंट में शो पीस की तरह रखना चाहता हूँ, बस तुम्हें थोड़े और बनाने पड़ेंगे। जिसके बाद में मित्सुका मेहनत करके ढेरों वैसे स्कल्पचर्स को बना देता है और उसी दौरान होता यह है कि केमिकल वेस्ट फैक्ट्री में काम करने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो एक आखिरी स्कल्पचर को बनाता है, जिसके अंदर वो खुद का खून मिलाता है और काका में नाम दे देता है। खैर उसी समय मित्सुका को पता चलता है कि फुशिमी उसे धोखा दे रहा है और फुशिमी का रेस्टोरेंट बिजनेस पहले ही बर्बाद हो चुका है और वो उसके स्कल्पचर को बाहर जाकर बेचकर अपने लोन्स को चुका रहा है और उसने उससे झूठ कहा था कि मैं इसे अपने रेस्टोरेंट में लगाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि उसके ही दोस्त ने बहुत ही कम पैसों पर सारे स्कल्पचर्स को खरीदा था। अब मित्सुका जब फुशिमी को इस बात पर कन्फ्रंट करता है तब फुशिमी उसके पैसे जल्दी ही लौटा देने का वादा करता है, लेकिन तब तक दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें पहले से ही बीमार मित्सुका घायल हो जाता है
और उसके शरीर से खून बहने लगता है, जिस खून के साथ वो काकामे स्कल्पचर्स पर ही गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब फुशिमी फिर मर्डर केस से बचने के लिए मुत्सुका की बॉडी को काकामे स्कल्पचर के साथ ही जला देता है। हालांकि ये सीन मूवी में नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। अब इससे जो राख बनती है, वहां पर फुशिमी ये नोटिस करता है कि वो राख पर पानी गिरने से वो मूव कर रही है, जिसके बाद वो डर कर उस राख को घर के बाहर एक प्लास्टिक बैग में डालकर दफन कर देता है। और वो वही राख थी जिसे आयना ने मूवी की शुरुआत में जमीन से बाहर निकाल लिया था। यानी कि वो कोई क्ले नहीं थी, बल्कि इंसान की अस्थियां और वो जो स्कल्पचर की मिट्टी थी वो मिलकर वो बनाई गई थी। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी जो आत्मा थी उसने एक तरह से स्कल्पचर का रूप ले लिया था। खैर, यहाँ पर अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और फुशिमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि फिलहाल ये कहानी सुना रहा था और उसे अपनी गलती पर पछतावा था। यानी कि जो व्यक्ति इस गड्ढे को खाली देखकर डर कर भाग गया था वो फुशिमी ही है। खैर, फुशिमी फिर उस राख को वापस कलेक्ट करता है, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से वो राख सांस के जरिए उसके शरीर में चली जाती है, जिसके अगले ही पल वो बहुत तड़पने लगता है और उसके पेट को फाड़ कर काकामे स्कल्पचर बाहर आ जाता है। यानी कि लिटरली इसको इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, जिससे कि फुशिमी की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब काकामे स्कल्पचर जो होता है वो आयना और काउरी पर भी हमला करने लगता है और इन सब चीजों के दौरान आइको की भी मौत हो जाती है। अब काकामे फिर साइज में बड़ा होते जाता है और वो दोनों को ही निगलने वाला था, लेकिन तभी काउरी वहां पर बड़ी बड़े से फायर टॉर्च को इस्तेमाल करके काकामे को पूरी तरह से जलाकर बिल्कुल सॉलिड कर देती है और फिर उसे तोड़ देती है, जिससे कि दोनों की जान बच गई थी। अब कुछ ही दिनों के बाद में हम देखते हैं कि आयना और काउरी उस क्ले को इकट्ठा करके उस जंगल में एक जगह बड़ी ही सावधानी के साथ एक बॉक्स में दफन कर देते हैं, जिसके कुछ ही समय के बाद में वहां पर गड्ढा करके लोग कचरा फेंकने लगते हैं, जिससे कि वो बॉक्स खुल जाता है और वो क्ले फिर से जिंदा हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लिटरली खत्म नहीं हो सकता, जहां पर इस बार वो पेड़ों को कंट्रोल कर पा रहा था और उसी दौरान हम आइको, रिको, यूका और केंजी के चेहरे को भी उस क्ले के अंदर देख पाते हैं। मे बी ये साइन होगा कि क्ले के अंदर अब भी वो जिंदा हैं, लेकिन किसी और डायमेंशन में, या फिर ये लोग क्ले के बने हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो क्ले है या फिर इनडायरेक्टली ये क्ले डीमन है वो इन सब की आत्माओं को कंज्यूम कर सकता था, उनको कैद कर रहा था। खैर, मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि क्ले अब कई पेड़ों को एक साथ कंट्रोल कर पा रही थी और अब वो पूरे शहर में तबाही मचा रही है। यानी कि वो किसी भी लिविंग थिंग को कंट्रोल कर सकती थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वैम्पायर क्ले फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको इसके टॉपिक यानी कि टाइटल के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि इसका नाम वैम्पायर क्ले क्यों था, क्योंकि ये खून को कंज्यूम किया करती थी। अब ये क्ले कुछ और नहीं बल्कि मेरे ख्याल से ये मित्सुका ही था, क्योंकि उसकी जिस हालातों में मौत हुई थी, जिस तरह का धोखा उसे मिला था, तो उसके अंदर एक इविलनेस आ चुकी थी, जिसके चलते वो अपने ही स्कल्पचर के साथ एक हो चुका था। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि स्कल्पचर के अंदर मित्सुका की आत्मा आ गई थी और स्कल्पचर को आप लिटरली इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। आई मीन, आप उसे जला दोगे, उसको सॉलिड कर दोगे, फिर उसको पीस भी दोगे, लेकिन वो जो मिट्टी है उसको किस तरह से खत्म करोगे? उसको बॉक्स में कैद किया गया था, लेकिन फिर भी वो बाहर आ गई और वो लिटरली जिस चीज को छुएगी वो उसको कंट्रोल कर सकती थी। एंड मुझे नहीं लगता कि अब वो रुकने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक तरह की तबाही लेकर आएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। नॉर्मल वैम्पायर फिल्म्स तो काफी देखी हैं, लेकिन वैम्पायर क्ले काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस तरह की और भी फिल्में हैं और वैम्पायर क्ले का पार्ट 2 भी है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को कम से कम 3 से 4,000 लाइक्स कर देना, ताकि मैं अगली वीडियो को जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए